देखो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समाकलन से, सुनो, समाकलन से उस त्रिभुज, सुनो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समाकलन से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, जिसके शीर्ष कौन सा है 8.2, जिसके शीर्ष क्या क्या है देखो, -1 0, -1 0, 1 3 एवं 3 2 हैं। ठीक है, 3 2 हैं। अब देखो इसको दर्शाते हैं इन पॉइंट को। पहले देखो -1 0 कहाँ होगा, इधर, बिल्कुल सर, ये हो गया -1 0। फिर क्या होगा, 1 3 कहाँ होगा, ये 1 3, तो ये हो गया 1 और 3, 1 2 और ये 3, 1 3। फिर क्या कहता है 3 2, तो यहाँ पे ये 2 और ये 3, 3 2 1 और ये 2, यहाँ पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया C। ये मान लो A है और ये B है और ये हो गया C। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाओ तो एक ट्रायंगल बनेगा। ये इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है, अब शीर्षों का सी का निर्देशांक आपको पता है ना, है 3 2। तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये C डैश आ गया, इसका निर्देशांक 3 2 हो गया। ठीक है, 3 0। अब B से परपेंडिकुलर खींच दो, तो B से परपेंडिकुलर जब खींचोगे जहाँ मिलेगा उसको B डैश कह लो, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 1 0 हुआ। अब देखो यहाँ पे इस सरल रेखा से बाउंडेड एरिया ये है और इस सरल रेखा से बाउंडेड एरिया ये है पूरा। तो इस सरल रेखा AB से बाउंडेड एरिया जब निकालोगे तो ये आएगा, सरल रेखा BC से बाउंडेड एरिया निकालोगे तो ये आएगा, ये वाला हिस्सा। पर हमें इस हिस्से की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना। तो हम AB से बाउंडेड एरिया और BC से बाउंडेड एरिया में से AC से बाउंडेड एरिया को निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा ट्रायंगल का एरिया। तो AB से बाउंडेड एरिया निकालने के लिए लिमिट क्या होगी, -1 से 1, और AB के इक्वेशन से y की वैल्यू s के फॉर्म में, उसका इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट। फिर क्या करेंगे, BC से बाउंडेड एरिया निकालने के लिए BC का इक्वेशन निकालोगे और उससे y की वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ लिमिट क्या रखेंगे 1 से 3। फिर क्या है, ये एरिया को सब्ट्रैक्ट भी करना है ना, कौन एरिया को, AC से बाउंडेड एरिया को। तो यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है -1 से 3। AC से बाउंडेड एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, लिमिट क्या है -1 से 3। ठीक है, तो पहले AB के इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 11वीं क्लास में फार्मूला पढ़े थे आप। देखो ये A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट है S1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है S2 y2। तो AB का इक्वेशन पिछले साल क्या निकाले थे, y - y1 और y2 - y1 अपान S2 - S1 S - S1, ये पढ़े हो ना, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 में स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, सरल रेखा में। ठीक है, तो लिखो, दिया है एक त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष A का निर्देशांक क्या है -1 0 और B का निर्देशांक क्या है 1 3 और C का निर्देशांक क्या है 3 2। तो पहला काम क्या होगा, सरल रेखा AB का समीकरण निकालना होगा, है ना। सरल रेखा भुजा AB का समीकरण, भुजा AB का समीकरण। तो A यहाँ लिख लो, यहाँ B लिख लो,
ए का निर्देशांक -1 0 रखो, बी का निर्देशांक 1 3 रखो, इसका नाम S1/1 रखो, इसका नाम S2/2 रखो। फार्मूला लगाओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान S2 माइनस x1 s माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 0 बटे 1 माइनस 1 है। ये क्या होगा s माइनस s1 के स्थान पे -1 ऐसे। तो y इज इक्वल टू होगा 3/2, ये होगा s प्लस 1। तो ये क्या होगा 2y इज इक्वल टू 3s प्लस 3। तो ये क्या हुआ 3s माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। तो ये क्या हुआ 3x माइनस 2y, 3s माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। ये भुजा ए बी का समीकरण आ गया। किसका समीकरण आ गया? भुजा ए बी का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाइन का मान निकाल लो इसको। देखो ये आया ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे y बराबर 1/2, यहाँ 3s प्लस 3 ऐसे। तो y बराबर 3 कॉमन ले लिए, तो 3/2, ये क्या हुआ x प्लस 1। ये y का मान आ गया। सरल रेखा का समीकरण, क्योंकि समाकलन करने के लिए y का मान इसके पदों में ना जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए y का मान लिख लिए, निकाल लिए। वहाँ व्यवस्थित निकालने की जरूरत नहीं है। y बराबर 3/2 s प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालोगे आप? भुजा BC का समीकरण। भुजा BC का समीकरण निकालते हैं। भुजा BC का समीकरण। तो BC का समीकरण निकालने के लिए B लिख लो, ये C लिख लो। B के निर्देशांक को लिख लो 1 3, 80 के निर्देशांक को लिख दो क्या 3 2। ये हो गया x1/1, ये क्या हो गया S2/2। तो भुजा BC का समीकरण क्या लिखेंगे? फार्मूला y माइनस y1 अब y2 माइनस y1 अपान S2 माइनस x1 s माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस क्या बोल रहे हो, ये लास्ट लाइन है, यही है, इधर वाला जो लिखे थे ये वाला, इसको S1/1 से दर्शाए है, इसको S2/2 से, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने के लिए। ये फार्मूला 11वीं क्लास में पढ़े थे, अध्याय 10 में, सरल रेखा में। याद है कि नहीं याद? नहीं याद है सर। पढ़े नहीं थे? 10वां चैप्टर छोड़ दिए थे? पढ़े थे सर। हाँ, ये तो आप पढ़े थे बाप, तो कम से कम फार्मूला तो याद होना चाहिए। इसका मतलब पढ़े ना रहे होगे तभी फार्मूला भी याद नहीं है। ठीक है, हाँ y माइनस y1, तो y1 का मान क्या है 0 लिख दिए। y2 माइनस y1, तो y2 का मान 3 है, तो 3 माइनस y1 का मान क्या है 0, 3 माइनस 0। S2 माइनस S1, तो 1 माइनस S1 का मान -1 है, तो माइनस 1 s माइनस S1 -1। नहीं पढ़े तो डायरेक्ट तो फार्मूला बता तो रहे हैं यहाँ भी। तो यहाँ पे y माइनस y1। अब देखो BC का समीकरण निकालेंगे तो B को S1/1 मानेंगे, C को S2/2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आगे y माइनस, अभी नीचे आता नहीं तो ऊपर लिखते हैं। BC का समीकरण निकालते हैं तो क्या होगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान S2 माइनस x1 s माइनस x1। भुजा BC का समीकरण, BC का समीकरण। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है 3, तो y माइनस 3, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, S2 माइनस S1 3 माइनस 1, s माइनस S1 का मान 1 है यहाँ, तो y माइनस 3, ये क्या होगा -1/2 x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। तो ये होगा y इज इक्वल टू -1/2 x और माइनस तो प्लस 1/2 और प्लस 3, ये वाला 3 उधर पहुँच गया। ठीक है, अब क्या करोगे y बराबर -1/2 x और 3 और आधा 3.5 तो 7/2 होगा। काम तो इतना तो बुद्धि, कॉमन बुद्धि आ गई, मैथ लिए हो तो। 3 रुपये 50 पैसे कितना कहलाएगा 3.5, और 3.5 को कहते क्या है 7 रुपये का आधा, नहीं कहते। अभी LCM लेके तो पहली पश्चिमी वाले जोड़ते हैं।
ठीक है, तो ये y बराबर -1/2 प्लस 7/2 y का मान आ गया। BC का समीकरण में मिल गया। AB का समीकरण क्या मिला था, ये यहाँ लिखे देते हैं AB के समीकरण, AB के ऊपर यह 3/2 और ये होगा x + 1। अब BC का समीकरण आपको मिल गया, ये y बराबर क्या मिला, -1/2 -1/2x और प्लस 7/2। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, AC का समीकरण निकालेंगे, भुजा AC का समीकरण, भुजा AC का समीकरण। इससे नीचे y का मान ऊपर उससे नहीं आ गया है। हाँ, ये बात क्या बोले, y बराबर लिखा है 3/2x + 1, यहाँ भी आ गया है y बराबर 3/2। ऊपर नीचे से दोनों x + 3/2 y का मान वही आ गया है। 1/2 3 कॉमन है, ले लिए। चौथी लाइन में नीचे से। हाँ, वे तो पहले ना आ गया था, तो क्यों लिखे था ना, है ना, यही बोल रहे थे। ठीक है, इतना ना लिखो, एक्स्ट्रा काम हो गया था। तो देखो भुजा AC का समीकरण, ये A है और ये C है। A का निर्देशांक आपको पता है -1 0 ना, 80 का निर्देशांक 3 2। अब ये कहलाएगा S1 Y1 और ये कहलाएगा S2 Y2। ठीक है, फार्मूला यही लगाओगे, कौन सा, y माइनस y2 माइनस y1 अपान S2 माइनस S1 S माइनस x1। y1 का मान क्या है, 0। y2 का मान क्या है, 2। y1 का मान क्या है, 0। S2 का मान क्या है, 3। S1 का मान क्या है, -1। S माइनस S1 का मान क्या है, -1। तो y = क्या आया, 2/4 s + 1। 2 1 जा 2 2 जा, y = 1/2 s + 1 आ गया। ठीक है, AC का समीकरण मिल गया ना आपको, y बराबर 1/2 s + 1। अब देखो, देख लें, चित्र को देखने से पता चल रहा है। सुनो अच्छे से, अब थोड़ा सा क्या करेंगे, सुनो, AB से घिरा क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट -1 से 1 लिख करके ये AB से y का मान इसके पदों में रखकर समाकलन करेंगे। अब BC से घिरा क्षेत्रफल निकालने के लिए 1 से 3 लिमिट रखकर BC से y का मान s के पदों में रखकर समाकलन करेंगे, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ना चाहिए, पर इसको घटा देंगे। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, AC से घिरा हुआ क्षेत्रफल घटा देंगे। तो AC की लिमिट क्या है, 1 से 3, -1 से 3 है, और AC से y का मान इसके पदों में रखकर समाकलन कर देंगे। है ना, आसान, कुछ भी नहीं है। तीनों भुजाओं का समीकरण निकालने के बाद वैसे भी पता चल जाता है क्या करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 भुजा AB से y का मान और फिर dx। फिर क्या लिखेंगे, 1 से 3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, 1 से 3 भुजा BC से y का मान, भुजा BC से y का मान और dx। और फिर माइनस क्या करेंगे, -1 से 3 अब भुजा AC से y का मान और फिर dx, y का मान dx, ये हुआ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर -1 से 1 भुजा AB से y का मान फिर dx, और 1 से 3 भुजा BC से y का मान dx, अब -1 से 3 भुजा AC से y का मान dx। वही लिखते हैं y1 का मान 0 है, ये S1 y1, तो y1 एक बिंदु पर है सर, उस साइड तो y1 है सर, -1 S1 है, 0 y2 है। हाँ, y1 का मान यहाँ पे 0, y2 - y1 तो 2 - 0
2 माइनस 0, S2 माइनस S1 तो 3 माइनस माइनस 1 S माइनस S1। अब देखो अब क्या करें, सुनो, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, -1 से 1, इसका मान क्या है 3/2 और dx। फिर क्या लिखेंगे 1 से 3, 1 से 3। भुजा BC से बाई का मान क्या आया है, भुजा BC से बाई का मान ये है ना, हाँ, -1/2x प्लस 7/2 और ये dx, और माइनस 1 से 3 और इससे बाई का मान 1/2 x + 1 ये dx, ये आ गया। अब समाकलन करते हैं, इधर को मिटाएं ऊपर का, चलो उधर भी मिटा दिए लगता है, नहीं लिख पाए थे आप दोनों तीनों, सर ये लिखना जरूरी है भुजा, हाँ तो लिखना जरूरी है, उसी से तो वही तो बात है। AB के बाद BC से कर ले, BC बाई का मान। तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इसको, ओके लिख लेंगे। अरे डायरेक्ट कैसे लिख दोगे, समझाओगे नहीं, इतना जब समझते रहोगे तो लिख ही ना दोगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, 3/2 बाहर निकाल लो, अचर पद है तो। अब समाकलन करते हैं, तो s का समाकलन x² और 1 का समाकलन x, लिमिट क्या रख दें -1 से 1, s का समाकलन x², 1 का समाकलन x, ठीक है। अब क्या है, इसमें -1/2 कॉमन ले लो, -1/2 कॉमन लो तो बचेगा क्या, s - 7, तो s का समाकलन x² ये 7x, AC का है तो -1 से 3, AC का है तो -1 से 3 तो होगा, लिमिट -1 से 3 होगा। तुम पूछ रहे बता रहे हो। अब देखो 1/2 अचर पद है तो बाहर निकाल लो, s का समाकलन x² और 1 का समाकलन x, लिमिट क्या रख दो -1 से 3। देखो यहाँ पे -1/2 दोनों से कॉमन ले लिए तो s - 7 बचा, तो s का होता है समाकलन x² और 7 का क्या होगा 7x। देखो इससे कॉमन लेंगे -1/2 तो आएगा s - 7, तो -1/2 बाहर निकाल तो लिए हैं। अब s का समाकलन किए तो x² 7 का 7x। अब देखो 3/2 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा रखोगे तो 1 का स्क्वायर/2 और 1 ये उच्च सीमा हुई, निम्न सीमा -1 का स्क्वायर तब भी 1 होगा और -1, -1/2 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यहाँ भी, तो 3 का स्क्वायर तो 9, 9/2 7 × 21 ये उच्च सीमा हुई, निम्न सीमा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1/2 -7। अब यहाँ -1/2, ये देखो यहाँ -1/2 कॉमन ले लिए तो बचेगा s - 7, s - 7 का समाकलन x² 7x। हाँ अब देखो यहाँ पे -1/2, इसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा रखोगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9/2 + 3 उच्च सीमा हुई, निम्न सीमा क्या होगी -1 का स्क्वायर 1 है, तो 1/2 और -1। अब देखो इसको क्या लिखेंगे 3/2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2 और 1 जोड़ दोगे तो 3/2, 1 से 1/2 घटाओ तो -1/2, माइनस लगा है तो +1/2, कैलकुलेशन करना जानते हो आप।
9/2 का मतलब होता है 4.5 होता है। तो 4.5 और 21 रुपये कर्जा था, 4.5 रुपये आपके जेब में देने के बाद क्या पोजीशन होगी? 17 से 21 से 4 घटा दो, 17 18 और घटा दो, 16.5 16.5 क्या कहेंगे? 33/2 माइनस 33/2। ये क्या आएगा? 7 से 50 पैसे निकाल दोगे तो 6.5, 6.5 को कहते हैं 13/2, माइनस 13/2 तो प्लस 13/2। आप अपना एलसीएम लेकर करते रहना, ठीक है। 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 और 3 होता है 7.5, 7.5 का मतलब 15 का आधा, 15/2। ठीक, नहीं समझ में आया? 50 पैसे से 1 रुपये घटा दो तो माइनस 50 पैसे आएगा। माइनस 50 को कहते हैं 1/2, माइनस 1/2। और ये माइनस पहले से लगा था प्लस 1/2, प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या हुआ? 3/2, 3/2 1/2 मिलके क्या हुआ? 4/2, 4/2 का मतलब 2, 1/2 ये क्या हुआ? माइनस 33/2, 13/2 तो माइनस 20/2, 15/2, 1/2, 16/2 तो 8, ठीक है। ये 10 आ गया, 2 कट गया, 3 बचा। और ये क्या बचेगा? माइनस 1/2 गुणे माइनस 10 और 2 चौको 8 तो माइनस 4, 2 पंचे 10, 3 और प्लस 5 माइनस 4, 3 और 5 3 8, 8 से 4 निकला 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग आ ही गया आखिर, गलत कहीं नहीं है इसका मतलब, 4 वर्ग इकाई, ठीक है। कुछ लोगों से समाकलन तो बन जाता है, उच्च सीमा निम्न सीमा गलत करके आएंगे तो यहाँ पर 27/54 आ जाएगा कुछ। अब वो आंसर तो सीट में दिया रहता है, भले उन्हें जाने कहाँ गलत की हो, तो ये तो जाने गलती की हो तभी नहीं आया आंसर। नंबर काट देंगे। तो पूरा दिमाग स्थिर करके सॉल्व करना। यहाँ उच्च सीमा निम्न सीमा में दिक्कत होती है, समाकलन तो वैसे भी आसान रहता है। हाँ, लिखे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 5वां भी देखो, 4 5 तो हमेशा आते थे पहले से, जब एनसीईआरटी नहीं लगती तब भी एमपी बोर्ड में हमेशा आते थे ये, ठीक है। 2019 से 18 या 19 से लगी है, 18 से लगी है। एमपी बोर्ड वाली किताब अलग रहती थी, सीबीएसई की अलग रहती थी, जिसे नवोद शिवलाल पढ़ाते थे। हाँ, और उसके भोपाल से बनती थी किताब, पर उसको कोई छूते नहीं था, ठीक है। भोपाल वाली को, भोपाल से जो मंडल से जो बनती थी तो उससे कोई नहीं पढ़ता था, सब ये शिवलाल नवोद से पढ़ते थे, उसी से क्वेश्चन आ जाते थे। अभी अब एनसीईआरटी खोलो ना या नवोद पूरा पढ़ लो, पूरे क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। किताब आप इसकी एनसीईआरटी खोलबे ना करो चाहे, पर शिवलाल पढ़ोगे तब ये नहीं कहते कि पूरा आ जाएगा, क्योंकि शिवलाल में बहुत क्वेश्चन छूटे हुए हैं। हाँ। अब देखो 10.3 का क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो 8.2 का क्वेश्चन नंबर था चौथा। अब 5वां नंबर सवाल देखो, समाकलन का उपयोग करके, समाकलन का उपयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का समीकरण, वहां शीर्षों का निर्देशांक था,
यहाँ भुजाओं का समीकरण दिया है, जिसकी भुजाओं का समीकरण, जिसकी भुजाओं का समीकरण है, क्या समीकरण है, y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 एवं x बराबर 4 है, x बराबर 4 है। सुनो, अब सुनो, अब आपको चित्र बनाना समझाते हैं कैसे कैसे बनेगा। आपको पिछले साल 11वीं क्लास में बताया गया था, जिस रेखा का समीकरण y = ms + c होता है उसका चित्र ऐसे बनता है। ये मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो होती है, मान लो a है तो ये दूरी c बराबर यहाँ पे c का मान यहाँ पे क्या आ गया, 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, ये c है। ये कोण जो बनता होगा उस कोण का टेंजेंट m है, m बराबर tan थीटा। तो रेखा का समीकरण y = ms + c होता है। तो देखो रेखा का समीकरण y बराबर ms + c टाइप का ही दिया है कि नहीं, क्या लिखा है, एक है 2s + 1, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, और इसमें भी यहाँ ये दोनों लाइन एक इस बिंदु पर काटेंगे भी ये दोनों, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो ये रेखा y को जहाँ काटती होगी तो मूल बिंदु से वहाँ तक की दूरी 1 इकाई है, ये रेखा भी y को जहाँ काटती होगी तो मूल बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी 1 इकाई है। इसका मतलब इसी बिंदु से दोनों रेखाएं गुजरती होंगी, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम चित्र कैसे बनाएंगे इसका, इस प्रकार बनाएंगे। अब दूसरी चीज ये देखो, यदि थीटा का मान 30 अंश है तो m बराबर क्या होगा, tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3, और थीटा बराबर यदि 45 है तो m बराबर क्या होगा, tan 45, तो इसका मान होगा 1। अब थीटा बराबर यदि 60 है तो m बराबर होगा tan 60, तो इसका मान √3। तो जैसे जैसे कोण बढ़ता जाता तो मान बड़ा हो गया, 1/√3 छोटा मान है, लेकिन ये बड़ा मान हो गया है ना, 1/√3 से ये बड़ा है कि नहीं है, और 1 से भी बड़ा √3 है, क्योंकि 3 का मान √3 का मान होता है 1 दशमलव कुछ होता है ना। तो ये वाला मान बड़ा है कि नहीं है इस वाले मान से। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोण प्रवणता का मान अधिक जिसका है तो वे अधिक कोण बनाएगी उसकी तुलना में जिसकी प्रवणता कम है। तो इसकी प्रवणता 3 है, इसकी प्रवणता 2 है, ठीक है। तो अधिक कोण ये बनाएगी क्या, ये कोण बनाएगी, ये वाली अधिक कोण बनाएगी इसकी तुलना में ना। तो ऊपर रेखा ये होगी, नीचे ये होगी। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका चित्र ऐसे बना सकते हो आप। ये रेखा हुई, एक रेखा और हो गई, यहीं से जाएगी ऐसे। एक रेखा जानते हो s बराबर 4 क्या है, s बराबर a टाइप की है ना, y इसके समांतर 4 इकाई की दूरी से जाती होगी। तो 1 2 3 4, तो ये रेखा s बराबर क्या हो गई 4, इसको आगे बढ़ाओ और तो यहाँ त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। नीचे वाला, अरे कहता है इन भुजाओं से बना त्रिभुज, इसको थोड़ी है, इन तीनों भुजाओं से बना कौन त्रिभुज है, ये ना है। इसमें तीनों भुजाओं का उपयोग कहाँ हुआ है, तीनों भुजाओं का उपयोग जिसमें हुआ हो वे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको तो बनाओगे तो यहाँ पे एक्स अक्ष का उपयोग हुआ है, वो थोड़ी कहता है कि एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालो। ये कहता है इन तीनों भुजाओं से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो तीनों भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज तो ये है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये तो आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई है, c का मान 1 है ना। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 0 1, 0 1 हो गया। इसका निर्देशांक क्या होगा, जिसका निर्देशांक क्या होगा हमसे मतलब ही नहीं है उसका। इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका भी मतलब ही नहीं है। हमको क्या चाहिए, इसका निर्देशांक चाहिए, तो है 4, 4 0 होगा, ठीक है। अब क्यों क्या करोगे, अब सबसे पहले हम इस भुजा से, इसका समीकरण क्या है y बराबर 3s + 1, इसका समीकरण y बराबर 2s + 1। अधिक कोण ये बनाती है ना जिसकी प्रवणता अधिक है, ये नीचे होगी 2s वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं क्या, इसका नाम रख लिया क्या a, ये हो गया b, ये हो गया c।
तो पहले ए बी से घिरा क्षेत्रफल निकालोगे, तो ए बी से घिरा क्षेत्रफल निकालने के लिए लिमिट क्या होगी, इसका नाम निर्देशांक 0 0, यहाँ से लंब खींच लिए, और यहाँ से लंब खींचोगे तब भी यहीं आएगा, यहाँ से लंब खींचोगे तब भी यहीं आएगा। ठीक है, तो लिमिट क्या हुई, 0 से 4 ईच कंडीशन में हुई। ठीक है, तो ए बी से घिरा क्षेत्रफल निकालोगे तो लिमिट 0 से 4 रहेगी, और फिर ए सी से घिरा क्षेत्रफल घटा भी दोगे तब फिर क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले हम y बराबर 3x+1 लेंगे, फिर दूसरे में अब BC से घिरा क्षेत्रफल इसलिए नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि ये रेखा समांतर दी गई है, तो देखने से पता चल रहा है कि BC से निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। AB से घिरे क्षेत्रफल में से BC से घिरा क्षेत्रफल घटा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की जरूरत भी नहीं है। आगे मिसलिनियस में तो प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का वो सरल रेखा S बराबर जो समांतर रेखा यहाँ दी गई है, आपके लिए बोनस पॉइंट जो दिया गया है, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ y बराबर S बराबर 4 नहीं दिया है, कुछ दूसरा दिया है, इसी टाइप का इक्वेशन दिया है, तो वहाँ पे इनका निर्देशांक भी निकालना पड़ेगा। तो निर्देशांक निकालने के लिए क्या तरीका है, दो सरल रेखाओं के समीकरण को हल करने, दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने तरीका पढ़े तो थे 11वीं क्लास में, उनको विलोपन विषय हल कर दो, S का जो मान आएगा y का जो मान आएगा वो दोनों का कटान बिंदु हो जाएगा। तो यदि आपको इसका निर्देशांक निकालना है तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो वैसे भी इसका इसको S बराबर 4 दिया है, इसका मान यहाँ रख दो, तो 4 दूना 8 1 9, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 4 9। इसका निर्देशांक निकालना है तो इस रेखा को सॉल्व करो, तो 4 यहाँ 4 3 12 1 13, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 4 13 4 13, और इसका क्या आएगा 4 दूना 8, माइनस है यहाँ प्लस है 4 दूना 8 1 9 आएगा ना, तो यहाँ पे 4 9 आएगा, इसका 4 9, माइनस नहीं है प्लस है, वे माइनस होता तो नीचे काटती फिर रेखा, यहाँ से थोड़ी जाती फिर। अब देखो समझ में आई बात, लिखते हैं, दिया है त्रिभुज की भुजाओं का समीकरण, दिया है एक त्रिभुज की भुजाओं का समीकरण, y बराबर क्या 2s+1, समीकरण नंबर 1, y बराबर 3s+1, समीकरण नंबर 2, s बराबर 4, ये समीकरण नंबर 3। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तब भुजाओं या सरल रेखा 1 2 3 से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिभुज 1 2 3 सरल रेखा 1 2 3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तब सरल रेखा 1 2 व 3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तब सरल रेखा 1 2 व 3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, चित्र बना लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 AB से y का मान और dx, फिर माइनस 0 से 4 AC से y का मान, AC से y का मान और dx। ठीक है, 0 से 4 ऊपर लिखे देते हैं या इस साइड में लिखे देते हैं, क्वेश्चन तो लिख चुके होगे ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 0 से 4 AB से y का मान क्या है 3s+1,
फिर माइनस करोगे। चित्र नहीं समझे। चित्र नहीं समझे? नहीं, चित्र में से बनता ही नहीं है, कैसा भी बना हो। पढ़े लगा ना 0 से 4 AC से बाई का मान 2s प्लस 1 और ये dx। बड़े वाले अब देखो क्या करेंगे, इसका समाकलन करते हैं ना। देखो लिमिट सुन लो, दोनों की लिमिट सेम है तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। 0 से 4 लिख लो, 3s प्लस 1 और माइनस करके 2s प्लस 1, ये ds कर लिए। दोनों की लिमिट सेम होने की वजह से इकट्ठा हम कर लिए, बीच में माइनस साइन लगा दिए। 0 से 4 3s प्लस 1 माइनस 2s माइनस 1 और ये हो गया ds। एक एक तो कट गया, 3s से 2s घट गया, 0 से 4s बचा। सर वो तो नहीं लिखना 4 13। उनकी ज़रूरत कहाँ है? लिमिट के लिए क्या चाहिए? s की लिमिट ना चाहिए, y की लिमिट की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। समाकलन s के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे x ds, s का समाकलन क्या हुआ? लिमिट क्या रख दो? 0 से 4, तो 4 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर बटे 2। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का 16। 16 बटे 2, तो ये 8 वर्ग इकाई। 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। लिख लिए? इतना जल्दी थोड़ी लिख लोगे, है ना। समझना पड़ता है, उसके बाद लिखना पड़ता है। इस साइड का तो मिटा सकते हैं ना। उधर तो हाँ इसे उठा लेंगे। अब इसी पर आधारित विविध प्रश्नावली का 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 विविध प्रश्नावली का समाकलन विधि का उपयोग करके, समाकलन विधि का उपयोग करके खत्म। नहीं, और क्वेश्चन है तब एक ही टाइप के इकट्ठे बता रहे हैं। 8.2 हाँ 8.2 का तो बताए 2 क्वेश्चन ना। अब त्रिभुजे वाले हैं विश्लेषण में, इनको भी एक साथ। नहीं है ना। हाँ वहीं के है यार, हमें देखा समाकलन विधि का उपयोग करके, आप कौन सा पूछ रहे हैं? उपयोग करके सरल रेखाओं 2x प्लस y बराबर 4, 3s माइनस 2y बराबर 6, 3s माइनस 2y बराबर 6, x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का समीकरण दिया है। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का समीकरण तो दिया है। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का समीकरण बनाना पड़ेगा। जब निर्देशांक आ जाए तो बनाते हैं।
अब इसमें आप नहीं डायरेक्ट बता सकते प्रवणता की सहायता से, तो पहले निर्देशांक निकालोगे, फिर उसको ग्राफ में दर्शाओगे, तीनों बिंदु को मिलाओगे तो त्रिभुज बनेगा। अगर हमको चित्र पता रहेगा सर हट के जाए तो पहले बना दे तो वे साहब उससे नंबर थोड़ी पाओगे। हाँ उसी तरीके के आगे इसमें सर निर्देशांक निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से ग्राफ खींचना पड़ेगा। हाँ हाँ, जब शीर्ष आ जाएंगे तब ग्राफ खींचना पड़ेगा। दिया है एक त्रिभुज की भुजाओं का समीकरण 2x + y = 4, 3x - 2y = 6। अरे अभी बता तो रहे डाउट कहाँ है, तो सब एक पूरा डाउट क्लियर कर रहे हैं। आप पहले से इरादा बनाए हो कि हम करना ऐसे चाहते हैं, रट के कैसे जाओगे? क्वेश्चन को अपने से बदल के भी दे देते हैं, समझना पड़ता है थोड़ी कि वहाँ बोर्ड का पेपर ऐसे होता है के संविधान में लिखा हुआ है कि NCERT का क्वेश्चन देना, नहीं तो जेल हो जाएगी आपको। ठीक है, तो x - 3y + 5 = 0, समीकरण नंबर 3। सुनो, 4 क्वेश्चन बता दें किताब वाले, तो कोई दुनिया का क्वेश्चन आया तो बन जाएगा। 4 टाइप के तो है ही, ठीक है, और कुछ है ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम सुन लो। पहले हम 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, फिर 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, फिर 1 और 3 का निकालेंगे। तो 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का क्या तरीका है? 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करो, और 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु, तो दोनों को हल करो विलोपन विधि से, फिर 1 और 3 को हल करो। अब कोई विधि लगा सकते हो जो आपको चाहिए, विलोपन है जरूरी नहीं है, प्रतिस्थापन, बजगुणन विधि जो चाहो इससे लगा सकते हो। हमको तो बजगुणन विधि अच्छी लगती है, लेकिन आप लोगों की वजह से प्रतिस्थापन लगा दें। ठीक है, एक्स वाई का मान निकालना चाहे जिससे लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्षों के निर्देशांक के लिए लिखो आप, शीर्षों के त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक के लिए, ठीक है, 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, 2 व 3 को हल करने पर, और 1 व 3 को हल करने पर। अब हल करते हैं बारी बारी से। पहले हल करते हैं क्या, 1 व 2 को हल करते हैं, एक सी से मिल जाएगा। तो क्या है, 2x + y = 4 और 3x - 2y = 6। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, फिर से लिख लिया एक बार। और समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो y का मान निकाल लो। तो y बराबर क्या होगा, 4 - 2x। अब y का मान 2 में रखने पर, y का मान 2 में रखने पर, तो y का मान 2 में जब रख दोगे तो क्या आएगा, 3x - 2, y का मान 4 - 2x = 6। तो 3x, 2 चौको 8, ठीक है, और 2 दूना 4x = 6। 2 और 3 को, 1 और 2 को, 2 और 3 को, 1 और 3 को हल करने पर शीर्षों के लिए, है ना। तो ये क्या होगा, 4x और 3x 7x, और 6 और 8 14। तो 7x = 14, तो s बराबर क्या हुआ, 14/7, 7 दूना 14, तो s बराबर 2 आ गया। s बराबर क्या आ गया, 2। ठीक है, अब s का मान समीकरण इसमें रख दो। तो y बराबर क्या है, 14 - 2x, 4 और 2 गुणे 2, तो 4 - 4 = 0 आ गया। तो निर्देशांक क्या मिल गया, पहला a का निर्देशांक आ गया 2 0। एक निर्देशांक तो 2 0 आया, फिर नामकरण हम बाद में करेंगे, किसका नाम रखा जाए, कौन, उस चित्र के हिसाब से। एक निर्देशांक आपको कौन सा मिल गया, 2 0। समीकरण 1 में रखने पर हैं, समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3, हम इसमें रख दिए हैं, किसी में रख देना।
अब देखो दूसरा क्या करेंगे, 2 और 3 को हल करने पर, दूसरे शीर्ष के लिए 2 और 3 को हल करने पर, दूसरे शीर्ष, ये पहला शीर्ष है, पहला शीर्ष, ठीक है। दूसरे शीर्ष के लिए 2 व 3 को हल करने पर, 3 को हल करने पर, तो 2 और 3 को लिखो फिर से, क्या मिला, 3x माइनस 2y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर -5। तो s का मान निकाल लो। तो s बराबर क्या हुआ, ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 था, ठीक है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हुआ, x बराबर 3y माइनस 5, और s का मान 2 में रखने पर, s का मान 2 में रखने पर, तो क्या होगा, s का मान 2 में रख दोगे तो 3 गुणे 3y माइनस 5 माइनस 2y बराबर 6, 3 तिका 9y, 3 पचे 15 माइनस 2y बराबर 6, 9y से 2y निकाल दो 7y, और 6 और 15 तो 7y, 6 15 21, और y बराबर 21 बटे 7 3 21, y बराबर 3, और y बराबर जब 3 आ गया तो s बराबर क्या था, 3y माइनस 5 था, तो 3 गुणे y का मान रख दिए 3 माइनस 5, तो s बराबर क्या हुआ, 3 तिका 9 माइनस 5, तो s बराबर आ गया 4। तो दूसरा शीर्ष क्या मिल गया, दूसरा शीर्ष मिल गया क्या, क्या 4 3। अब तीसरा शीर्ष निकालते हैं, तीसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष निकालो। तो तीसरे शीर्ष के लिए क्या करेंगे, 1 और 3 को हल करेंगे। तीसरे शीर्ष के लिए 1 और 3 को हल करने पर, शीर्ष C के लिए शीर्ष C के लिए 1 व 3 को हल करने पर, तो 1 और 3 कहाँ है, 1 का, तो 2s प्लस y बराबर 4, s माइनस 3y बराबर -5। तो s बराबर क्या होगा, ये है 1 और ये 3, तो 3 से s बराबर 3y माइनस 5, मान लो हो गए अभी। तो s बराबर 3y माइनस 5 लिख लिए। अब s का मान दूसरे में रख दो, 2 गुणे 3y माइनस 5 और प्लस y बराबर 4, 2 तिहाई 6y, 2 पंचे 10 प्लस y बराबर 4, 6y 1 7y बराबर 14, तो y बराबर 2, y का मान इसी में रख दो, तो s बराबर 3y माइनस 5, तो s बराबर 3 गुणे y का मान क्या है 2 माइनस 5, तो s बराबर 3 दूना 6 माइनस 5, तो s बराबर 1। तो C का निर्देशांक क्या आ गया, 1 2। C का निर्देशांक क्या आ गया, 1 2। अब आपको तीनों शीर्ष मिल गए, तीनों शीर्ष से एक त्रिभुज बनाओ, तीनों शीर्ष से एक त्रिभुज बनाओ। कितने बज गए, कितने, 2 मिनट आगे को चल रहा है। अच्छा, तो तीनों शीर्ष बन गए। देखो तीनों शीर्ष को दर्शाओ इसमें, सुनो, सुनो सुनो, अब चित्र बनाते हैं। पहला बिंदु क्या है, 2 0 ना, 2 0 कहाँ होगा, ये 1, ये, हाँ 2 0 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, 2 0 के बाद B कहाँ है, B का निर्देशांक 4 3, तो 4, ये 1 और ये 2, ये 3 हुआ, ये 2 और ये 3, ये 4, और 4 से कितनी दूरी चलना है 3, तो 1 और ये 2 और ये 3,
4 3 मिल गया। फिर क्या चाहिए, एक ठो बिंदु, 1 2 3। अब अगला क्या चाहिए, सी, 1 2। 1 2 कहाँ होगा, एक यहाँ है, 1 से 2 इकाई चलना है, 1 से 2 इकाई ऐसे। ये थोड़ा सा और बड़ा ऊपर कर देते हैं। तो ये था कौन था, ए, ये था बी, और ये हो गया सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है समाकलन से। अब देखो यहां से लंब खींच दोगे यदि, और यहां से लंब खींच दोगे, तो लंब खींचने के बाद आपको पता चल ही जाता है क्या करना होगा। इसका सी का निर्देशांक आपको पता है ना है, सी का निर्देशांक क्या है, 1 2, और इसका बी का निर्देशांक क्या है, 4 3। तो ये बी डैश क्या हो जाएगा, निर्देशांक 4 0। ये सी है तो सी डैश क्या हो जाएगा, सी डैश का निर्देशांक होगा 1 0। अब सुन लो पहले, अब चित्र देखने के बाद समझना, अपना दिमाग लगाओ। हम सी बी से घिरे क्षेत्रफल में से ए सी से घिरा क्षेत्रफल घटाएंगे और ए बी से घिरा क्षेत्रफल घटाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या लिखे हैं, यहाँ पे ये बिंदु ए है ना, तो ए सी से घिरा क्षेत्रफल तो ये वाला है जिसकी लिमिट क्या है 1 से 2, ठीक है। और ये ए बी से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है, ये है जिसकी लिमिट क्या है 2 से 4। पर आपको निकालना क्या होगा, सी बी से घिरा क्षेत्रफल निकालोगे तो पूरा आएगा ये, पर सी बी से घिरे क्षेत्रफल में से इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सी बी से घिरे क्षेत्रफल में से हमको ए सी से घिरा क्षेत्रफल और ए बी से घिरा क्षेत्रफल घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको आया था कि ए बी से घिरा क्षेत्रफल और बी सी से घिरा क्षेत्रफल के योगफल में से ए सी से घिरा क्षेत्रफल घटाना पड़ा था, लेकिन यहाँ हमेशा ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये क्वेश्चन फिर से बताना, एक साथ बताना पड़ा। नहीं कहोगे कि ए बी और बी सी से घिरे क्षेत्रफल में से ए सी का क्षेत्रफल घटाएंगे, आप क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या करोगे। यहाँ पे देख रहे हो कि बी सी से घिरा क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा ए सी से घिरा क्षेत्रफल और ए बी से घिरा क्षेत्रफल, क्योंकि यदि सी बी से घिरा क्षेत्रफल निकाल दोगे तो ये आएगा पूरा चतुर्भुज, ये क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ना आपको चाहिए, 3 अनावश्यक क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा जो निकल आया है, ठीक है। सी बी से घिरा क्षेत्रफल निकालोगे तो ये ना क्षेत्रफल निकल आएगा पूरा, हमको चाहिए सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करना पड़ेगा, ए सी से घिरा क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, ए सी की लिमिट क्या है 1 से 2, और ए बी की लिमिट क्या है 2 से 4, और सी बी की लिमिट क्या है 1 से 4, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 और सी बी से बाई का मान डी एक्स माइनस, फिर क्या लिखोगे 1 से 2 ए सी से बाई का मान डी एक्स, और फिर माइनस 2 से 4 ए बी से बाई का मान डी एक्स, ठीक है। बीसी से बाई का मान, हाँ पहले सी बी से, हाँ सी बी से बताया ना, इसीलिए तो हम सी से पहले नाम नहीं रख रहे थे। अब जो आया है ऐसे तो उसी क्रम से लिख दिए थे बी सी, तब जो जैसे है वैसे नाम बोल लेते हैं, ठीक है। पहले बाद में नाम रखते तो हम इसका नाम ए रख लेते, पर पहले न रख चुके हैं तो हम क्या है सी बी न बोले रहेंगे, क्या दिक्कत है। बीसी बोल सकते हैं, बी सी भी बोल सकता है, सी बी, क्योंकि पहले सी ना आ रहा फिर भी आता है। तो क्या लिखेंगे, अब तीनों भुजाओं का समीकरण आपको पता है, देखो सब मिटा के अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सी बी से, तो इसकी लिमिट क्या है 1 से 4, 1 से 4 सी बी से बाई का मान,
समीकरण कौन समीकरण? इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन 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 सा है? CB का समीकरण कौन है, BC का कौन है, ये आपको पता कैसे चलेगा? C किसको किसको सॉल्व करने से आया है? सी 1 3 1 और 3, 1 और 3। तो पहली रेखा कौन है यहाँ पे? पहली रेखा तो AB ना है। हाँ देखो 2 और 0 किसको किसको सॉल्व करने से आया? 2 0 1 और 2 को 1 और 2 को। तो एक ये है और एक 2 है, एक ये है AB। देखो 1 और 2, पहली रेखा कौन सी थी? 2x + y = 4 है। 2x प्लस है, तो ये मान लो 1 हो गया, ये हो गया 2, तो 1 2। अब देखो 1 2 किसको किसको सॉल्व करने से आया था? 1 2 1 और 3 को 1 और 3 को, 1 और 3 को। तो इसका मतलब एक इसको नहीं मान सकते, इसको 1 मानोगे, इसको 2। ठीक है, ये 1 हुआ। अब 1 और 3 ये आ गया, आप कन्फर्म पता हो गया। अब b को सॉल्व करने तो 3। ठीक है, ये क्या है? AC का समीकरण 1 है, AB का समीकरण 2 है और CB का समीकरण 3 है। सुनो क्यों ऐसा है? क्योंकि 1 और 2 को हल किए थे तब मिला था 2 0 ना, 2 0 ना मिला था 1 और 2 को, तो 2 0 आया ही है। फिर क्या मिला था? 1 और 3 को हल करने से एक 2 आया था, 2 और 3 को था। हाँ ये आया, कन्फर्म हो गया। अब क्या करोगे? CB से बाई का मान, तो CB का समीकरण 3 है। CB का समीकरण कौन है? 3। और AC का समीकरण 1 है और AB का समीकरण कौन है? 2। ठीक है, अब क्या करते हैं? तो 1 से 4 CB से बाई का मान dx, अब फिर घटाना किसको है? माइनस 1 से 2, 1 से 2, और फिर घटाना क्या है? AC से बाई का मान, गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए AC मिले। से बाई का मान और dx, और फिर माइनस लिमिट 2 से 4, 2 से 4, और फिर क्या लिख दोगे? AB से बाई का मान, AB से बाई का मान और dx। अब देखो CB से बाई का मान का मतलब क्या हुआ? समीकरण 3 से बाई का मान, तो समीकरण 3 ये है। ठीक है, CB से बाई का मान, समीकरण नंबर इसको लिख लेते हैं 4, और 4 लिखकर रोक रहे हैं अभी, है ना। CB से बाई का मान अर्थात CB का इक्वेशन कौन है? 3 ना, अर्थात समीकरण 3 से बाई का मान। तो समीकरण 3 से बाई का मान निकालो, क्या होगा? x + 5। x 2 है AC के, AC की लिमिट है 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 होगा AC का, AC 1 से 2, हाँ। देखो CB से बाई का मान अर्थात समीकरण 3 से बाई का मान, तब समीकरण 3 से बाई का मान निकालोगे तो क्या आएगा? s + 5 = 3 बाई, तो s + 5 और 1/3 बराबर बाई, ये आ गया। तो बाई बराबर 1/3 s + 5, ये हुआ। ठीक है, CB से बाई का मान अर्थात समीकरण 3 से बाई का मान, समीकरण 3 ये है, इससे बाई का मान निकालो तो 5 को इधर ले आए तो s + 5, 3 बाई उधर चला गया। ठीक है, और 3 इधर 1/3 s + 5, तो बाई का मान ये आ गया। अब क्या करेंगे? AC से बाई का मान का मतलब, AC कौन समीकरण है? समीकरण 1 है। AC से बाई का मान अर्थात AC से बाई का मान अर्थात क्या? AC कौन है? 2x + y, AC ये है, समीकरण 1 है। AC से बाई का मान अर्थात समीकरण 1 से बाई का मान, वो लिखा है सब 1 से बाई का मान, तो 1 कहाँ है? वो लिखा है। ये, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 2x। ठीक है, फिर अब क्या बचता है?
ए बी से बाई का मान, ए बी से बाई का मान अर्थात ए बी किसका समीकरण 2 का, अर्थात समीकरण 2 से बाई का मान, समीकरण 2 से बाई का मान। तो समीकरण 2 कहाँ है, ये लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 3x - 6 बराबर 2 बाई, तो 1/2 और 3s - 6 बराबर बाई, ठीक है। तो 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3/2 x - 2 बराबर बाई, ठीक है। तो ए बी से बाई का मान क्या आ गया, ए बी से बाई का मान, ए बी से बाई का मान आपको मिल गया क्या, बाई बराबर 1/2 3/2 3/2 x 2 ऐसा। अब उपरोक्त मानों को समीकरण 4 में रखने पर, उपरोक्त मानों को समीकरण 4 में रखने पर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4, सी बी से बाई का मान निकाल लिए हो ना, क्या है 1/3 IS + 5, फिर माइनस करोगे dx, 1 से 2 लिखो, AC से बाई का मान, AC से बाई का मान क्या निकला है 4 - 2x, और ये dx, ये माइनस 2 से 4 AB से बाई का मान क्या निकला है 3/2, और ये x - 2, और ये ds। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/3 तो रहने दो, x² / 2 और 5x, और लिमिट क्या रख दो 1 से 4। ये क्या होगा, इसे 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2, तो 2x - x² / 2, लिमिट क्या रख दो 1 से 2, 3/2 बाहर निकाल लो, x² / 2 ये 2x, और लिमिट क्या हो गई 2 से 4, 2 से 4। इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है, घर में बैठ के सॉल्व करना। घर में सॉल्व करोगे तो आएगा 7/2 वर्ग इकाई, 7/2 वर्ग इकाई। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते बन जाएगा। 7/2 वर्ग इकाई।